हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। भारतीय इतिहास की हम बात कर रहे थे और मुझे अब पूरा विश्वास है कि आप सारे लोग ऑनलाइन आ गए हैं। इसलिए आज अपन पूरे पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे कि हमारा पाठ्यक्रम जो है वो किस तरह से रहेगा, क्योंकि 11th में जो पाठ्यक्रम था वो वर्ल्ड हिस्ट्री का था और अब आपके जो है वो इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जहाँ तक वो आपका पाठ्यक्रम जो पूरा आपके सामने आना चाहिए, तो इसको लेकर अपन बात करेंगे। यदि हम 12वीं के पाठ्यक्रम की बात करें तो 12वीं के पाठ्यक्रम में भारतीय इतिहास है, विश्व इतिहास नहीं है। और भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। यानी भारतीय इतिहास का वर्गीकरण जो अध्ययन की दृष्टि से किया है वो प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, और दूसरा पोर्शन है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा पोर्शन है आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। यानी इतिहास का अध्ययन की दृष्टि से वर्गीकरण किया है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रूप में वर्गीकरण किया गया है। इस वर्गीकरण को जब हम देखते हैं हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास को हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो पहला जो यूनिट है उस पहले यूनिट को हम देखते हैं, और पहले यूनिट का हमारा नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। ये जो हमारा पहला यूनिट जो है वो 10 अंक का है। पहले यूनिट में से जो क्वेश्चन आएंगे 10 अंक के आएंगे, और ये जो 10 अंक का इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसका अपन वर्गीकरण अध्ययन की दृष्टि से करते हैं तो किस तरह से इसका वर्गीकरण सबसे पहले आता है भारत का नामकरण, भारत की अवस्थिति और भू रणनीति क्षेत्र। दूसरा हमारा है वो है जानकारी के स्रोत, भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत। इसमें इसके जो 2 भाग है जानकारी के स्रोतों में, साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। फिर इसका वर्गीकरण साहित्य स्रोतों में वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, उत्खनन की जो सामग्री है वो, मुद्राएं और स्मारक। फिर हम इसके आगे के भाग को देखते हैं तो प्राचीन भारत की जो 9 सैनिक शक्ति है, 9 सैनिक शक्ति जिनका उल्लेख भोज ने अपनी रचना युक्ति कल्पतरु में, युक्ति कल्पतरु भोज की रचना है, उस रचना में प्राचीन भारत की 9 सेना शक्ति है उसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद है भारतीय संस्कृति का प्रसार, विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार। उसके बाद में हम देखते हैं तो आता है पाषाण युग, और इस पाषाण युग में हमारे जो पाठ्यक्रम में है वो है पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। उसके बाद यदि हम आगे देखते हैं पाषाण काल के बाद जो है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। उसके बाद है वैदिक सभ्यता, ये हमारा जो
भारतीय इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। जब हम साहित्य स्रोतों का वर्णन करते हैं तो इसके दो वर्गीकरण होते हैं। एक वर्गीकरण जो ये है वो है धार्मिक साहित्य का, धार्मिक साहित्य, और दूसरा जो वर्गीकरण है वो है धर्मेतर साहित्य, धर्मेतर साहित्य। अब इस धर्मेतर साहित्य के अंदर जो जाके सवाल पूछे जाते हैं, धर्मेतर साहित्य के अंदर आता है ऐतिहासिक साहित्य, और ऐतिहासिक साहित्य के अंदर है कर्ण की राजकर्णी जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कौटिल्य की अर्थशास्त्र परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है विदेशी साहित्य स्रोत, विदेशी साहित्य स्रोतों के अंदर आता है मैगजीन्स की इंडिका जो है उसका विवरण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख स्रोत और मुद्रा शास्त्र अति महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद इसमें एक बिंदु और है वो है वंशावलियां, यानी हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में जो वंशावली है जो राव भाट के द्वारा तैयार की गई वंशावलियों को भी वर्ष 2003 में न्यायालय ने इसे स्रोत के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद हम इसमें अध्ययन करते हैं प्राचीन भारत की नौसैनिक शक्ति और प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास और संस्कृति का प्रसार जो है उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पाषाण युग दिया हुआ है, और पाषाण युग का जब हम अध्ययन करते हैं तो पाषाण युग में हमारे पाठ्यक्रम में जो 4 नंबर का सवाल बनता है वो नवपाषाण काल से संबंधित बनता है। इसके बाद पाषाण युग के बाद हमारे पाठ्यक्रम में है सिंधु घाटी सभ्यता। स्टूडेंट्स ध्यान दें, परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता। और जब सिंधु घाटी सभ्यता का हम अध्ययन करते हैं, वर्गीकरण करके अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले आता है सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, यानी जीवन की जो पद्धतियां हैं चारों, वो चारों के चारों सिंधु घाटी सभ्यता के पाठ्यक्रम में है। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो महाजनपद काल और वैदिक काल की बात आती है। महाजनपद काल में जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी जिसको अपन संस्थागार कहते हैं, वो संस्थागार अपने पाठ्यक्रम में है। उसके बाद वैदिक सभ्यता के अंदर जो राजनीतिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, वो संपूर्ण विवरण इस वैदिक सभ्यता में हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। यहाँ स्रोतों से सवाल बड़ा बनता है, वैदिक सभ्यता से बड़ा सवाल बनता है, और सिंधु घाटी सभ्यता से बड़ा सवाल बनता है, बाकी सबसे छोटे सवाल बनते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पहला यूनिट है वो है। अब हम बात करते हैं हमारे पाठ्यक्रम के दूसरे यूनिट की। हमारे पाठ्यक्रम का जो दूसरा यूनिट है उसका नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। ध्यान दें, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ दूसरे यूनिट की बात करते हैं तो उसका नाम है भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। और ये जो भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ है ये हमारे 15 अंक का जो यूनिट है 15 अंक का है। इसमें 1 नंबर का सवाल भी आ सकता है, 2 का, 4 का भी आ सकता है, और विशेषकर 6 का भी आ सकता है। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ये हमारा दूसरा यूनिट है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्वर्णिम पृष्ठ। अब इसका हम वर्गीकरण करके पढ़ते हैं। इसके अंदर राजवंशों का, प्राचीन राजवंशों का उल्लेख है, यानी यहाँ हम पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ है मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद इसके अंदर है गुप्त वंश, गुप्त वंश के बाद इसके अंदर है वर्धन वंश, वर्धन वंश, और वर्धन वंश के बाद इसके अंदर है दक्षिण भारत का राज्य, यानी दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के अंदर यहाँ है चोल राज्य, चोल, और उसके बाद है विजयनगर, विजयनगर। ये जो 5 इसके पोर्शन है 1, 2, 3, 4, 5 पोर्शन है। इसके अंदर जब हम देखते हैं तो सबसे पहले मौर्य वंश को देखते हैं। तो यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश की स्थापना है, और उसके बाद मौर्यकालीन प्रशासन है, और प्रशासन के बाद में है अशोक का धम्म, अशोक का धम्म का सिद्धांत, अशोक का धम्म का सिद्धांत जो है वो इस मौर्य वंश में हमारे पाठ्यक्रम में है। इसके बाद हम गुप्त वंश की बात करते हैं तो गुप्त वंश में हमारे पाठ्यक्रम में है
गुप्तकालीन प्रशासन यानी शासन प्रणाली, उसके बाद गुप्तकालीन कला है, उसके बाद गुप्तकालीन स्थापत्य है, गुप्तकालीन साहित्य है और उसके बाद गुप्तकालीन विज्ञान है। परीक्षा की दृष्टि से गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण ये कौशल है। इस दूसरे यूनिट में भारतीय इतिहास के स्वर्णिम प्रश्न का जो यूनिट है उसमें ये गुप्त वंश अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि विशेष तौर पर गुप्तकालीन कला, स्थापत्य, साहित्य और विज्ञान का विकास, इसमें भी विज्ञान के विकास पर और स्थापत्य के विकास पर बड़े सवाल परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखते हैं वर्धन वंश। तो इस पोर्शन में हर्षवर्धन के काल का सांस्कृतिक विकास, हर्षवर्धन के काल का भारत में जो सांस्कृतिक विकास हुआ है, सांस्कृतिक विकास, इस सांस्कृतिक विकास का पूरा उल्लेख यानी हर्षवर्धन के काल में जो राज्य विस्तार है वो, हर्षवर्धन के काल में जो व्यापार है वो, और हर्षवर्धन के काल में जो बौद्ध संस्कृति का प्रसार हुआ है उसका उल्लेख इसमें मिलता है। दक्षिण भारत के राज्यों में जब हम देखते हैं तो हमारे पाठ्यक्रम में जो चेर चोल पांड्य दक्षिण के जो राज्य है जिन्हें संगम राज्य कहते हैं, उसके अंदर चेर चोल पांड्य आते हैं। उसमें से हमारे पाठ्यक्रम में जो है वो केवल चोल ही है और चोलों का हमारे पाठ्यक्रम में प्रशासन है चोलकालीन। प्रशासन को हम देखते हैं चोलकालीन, कला को हम देखते हैं चोलकालीन, साहित्य को हम देखते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में 3 बिंदु है, चोलकालीन प्रशासन, चोलकालीन कला और साहित्य। विजयनगर को हम देखते हैं तो विजयनगर का जो संगम वंश है, संगम वंश, इसके 4 वंश हैं, संगम वंश, सल्लू वंश, तुल्लु वंश और अरविडु वंश। वंश जो तुल्लु वंश है इसके प्रसिद्ध शासक जो है कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय के द्वारा स्थापित प्रशासन हमारे पाठ्यक्रम में है, कला हमारे पाठ्यक्रम में है और साहित्य हमारे पाठ्यक्रम में है। ये हमारा दूसरा यूनिट हो गया। देखिए दूसरे यूनिट में जो मौर्य वंश है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है बड़ा जो क्वेश्चन बनता है वो अशोक के नाम से बनता है और इसको विशेष तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे गुप्त काल में गुप्तकालीन स्थापत्य, साहित्य और विज्ञान का विकास, इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको अपन पढ़ेंगे। वर्धन वंश में जो सांस्कृतिक विकास है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद दक्षिण भारत के राज्यों में चोलकालीन जो स्थानीय प्रशासन है, 4 नंबर का छोटा सवाल लग सकता है, कला और साहित्य। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में जो कृष्णदेवराय की विशेष भूमिका है, कृष्णदेवराय ने जो स्थापत्य के क्षेत्र में जो विशेष विकास किया है वो हमारे इस दूसरे यूनिट में है। ये हमारा दूसरा यूनिट है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे यूनिट की। तीसरा जो यूनिट है वो 10 नंबर का है। तीसरा यूनिट 10 नंबर का है और तीसरे यूनिट का नाम है बाहरी आक्रमण और आत्मसातीकरण। देखिए प्राचीन भारत में, हमारे प्राचीन भारत के जो कौशल है उसमें हमारे 3 यूनिट है, 3 यूनिट हमारे पाठ्यक्रम में है और तीसरा जो हमारा यूनिट है वो है बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण बाहरी आक्रमण में हम देखते हैं तो यहाँ बाहरी आक्रमण में 4 जातियां हैं। सबसे पहले है यूनानी, यूनानियों के बाद है शक, शकों के बाद है मूढ़ और मूढ़ों के बाद है कुषाण। ये हमारे पाठ्यक्रम में देखिए इसमें है क्या, यूनानी शासक जिनको अपन इंडो ग्रीक शासक के नाम से जानते हैं, यूनानी शासकों को इंडो ग्रीक शासक कहा जाता है। इसमें हमारे पाठ्यक्रम में है सिकंदर, यानी सिकंदर का भारत में आक्रमण, सिकंदर का कोर्स के द्वारा प्रतिरोध, सिकंदर का वापस लौटना, सिकंदर के साथ कौन कौन से इतिहास का रहता है वो। उसके बाद है मिनांडर के द्वारा भारत में राज्य स्थापित करना, शाकलों की राजधानी बनाना और बौद्ध धर्म को संरक्षण देना। मिनांडर की बात में सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका है। शकों में हम देखते हैं रुद्रदामन, प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन हमारे यहाँ परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो जूनागढ़ का अभिलेख और सुदर्शन झील ये हमारी पाठ्यक्रम में परीक्षा की दृष्टि से इस तकों में महत्वपूर्ण है। इसे भारत संस्कृत
प्रतीक और संस्कृत भाषा को अधिक प्रभावित किया। उसके बाद हुणों में हम देखते हैं तो भारत में हुण अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। मध्य प्रदेश में कोयले नगरी में तोरमा हुण और राजपूताना के क्षेत्र में मीर कुल हुण, इनकी जो भूमिका है, यानी हुणों का भारत में आगमन और भारतीय संस्कृति से प्रभावित होना। उसके बाद है कुषाण। कुषाणों में हमारे पाठ्यक्रम में है सबसे महत्वपूर्ण कनिष्क, और कनिष्क के काल में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण बात है वो है कनिष्क का जो व्यापार है, इसको अपन सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। सिल्क रूट, रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। तो भारत में सबसे अधिक आर्थिक विकास, यानी भारत की जो आर्थिक उन्नति हुई, आर्थिक उन्नति का श्रेय कुषाण को है, कुषाण काल को है। जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे यहाँ ये 10 अंक का जो पार्ट है उसमें से लेसन है, उसमें से कनिष्क जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 1 नंबर के, 2 नंबर के और 4 नंबर के सवाल जो बनते हैं उसमें कनिष्क परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो प्राचीन भारत में हमारे यहाँ पे 3 पाठ्यक्रम, 3 बिंदु थे। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। हमारे पाठ्यक्रम में हमारा चौथा यूनिट है मध्यकालीन भारत का इतिहास। देखिए मध्यकालीन भारत के इतिहास में जब हम मध्यकाल को देखते हैं तो यहाँ बाहरी आक्रमणकारी जो है उनका उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में हमारा चौथा यूनिट है और हमारा जो चौथा यूनिट है ये भी 10 अंक का है परीक्षा की दृष्टि से। चौथे यूनिट में जब हम वर्गीकरण करके देखते हैं तो सबसे पहले आता है तुर्क आक्रमण, उसके बाद अरब आक्रमण, उसके बाद मुगल आक्रमण। मुगल आक्रमण यानी ये जो बाहरी जातियां हैं इनके द्वारा भारत में जो आक्रमण किए गए वो है। और आक्रमण के साथ साथ जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट है वो है प्रतिरोध, यानी इनका जो प्रतिरोध करने वाले लोग थे वो कौन कौन लोग थे, किस तरह से इनका प्रतिरोध किया गया। देखिए हम देखते हैं, यदि हम भारत में तुर्कों के प्रतिरोध को देखें तो तुर्कों के प्रतिरोध करने वाले सबसे पहले आते हैं पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जो मोहम्मद गोरी का प्रतिरोध करते हैं, तुर्क मोहम्मद गोरी का। पृथ्वीराज तृतीय हमारे परीक्षा की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम देखते हैं तो अरब आक्रमण में आता है दाहिर सैन जो महमूद गजनवी का प्रतिरोध करते हैं। दाहिर सैन के बाद यहाँ हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है नागभट्ट, ध्यान देना नागभट्ट प्रथम। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है। कन्नौज की प्राप्ति के लिए गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट तीनों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष में ये गुर्जर प्रतिहार भेजे गए और इन्होंने एक विवाह की तरह भारत से अरबों के प्रतिरोध का जो विरोध है वो किया। उसके बाद आते हैं बप्पा रावल। हमारे यहाँ पे बप्पा रावल की महत्वपूर्ण भूमिका है। बप्पा रावल ने भी अरब प्रतिरोध किया। यहाँ हम देखते हैं तो तुर्क प्रतिरोध में पृथ्वीराज तृतीय के बाद हमारे यहाँ पे एक साम्राज्य स्थापित होता है, सल्तनत साम्राज्य मतलब सुल्तानों का साम्राज्य स्थापित होता है। और इसके अंदर गुलाम वंश का साम्राज्य स्थापित होता है, खिलजी वंश का साम्राज्य स्थापित होता है, खिलजी वंश, तुगलक वंश का स्थापित होता है, तुगलक, शहर वंश का सल्तनत स्थापित होता है और लोधी वंश का सल्तनत स्थापित होता है। इसमें से हम हमारे जो यहाँ प्रतिरोध की जो मूल बात है वो है खिलजी वंश की। और खिलजी वंश में हमीर देव चौहान जो रणथंबोर के हैं, हमीर देव चौहान रणथंबोर के शासक है, वो अलाउद्दीन खिलजी का प्रतिरोध करते हैं। उसके बाद चित्तौड़ के शासक जो रतन सिंह हैं वो रतन सिंह भी इनका प्रतिरोध करते हैं। वो प्रतिरोध का स्वरूप जो है वो हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में है। इसके बाद यहाँ प्रतिरोध के लिए अपन बात करते हैं महाकुंभा। यदि हम कुंभा की बात करें तो कुंभा के द्वारा मालवा के सुल्तान जो थे तुर्क थे, मालवा के सुल्तान महमूद खलजी का जो प्रतिरोध किया गया और कुंभा के द्वारा जो सांस्कृतिक विकास किया गया वो हमारे पाठ्यक्रम में है। यदि हम मुगल आक्रमण की बात करें तो यहाँ प्रतिरोध भी होता है। उसमें सबसे प्रमुख आता है राणा सांगा का प्रतिरोध, उसके बाद राणा सांगा के बाद राव चंद्र सेन का प्रतिरोध,
उसके बाद आता है शिवाजी का प्रतिरोध। शिवाजी और शिवाजी के जो प्रधानमंत्री थे पेशवा का प्रतिरोध। ध्यान दें ये 10 अंक का जो हमारा जो यूनिट है, चौथा यूनिट, ये मध्यकालीन भारत का यूनिट है। हमारे पाठ्यक्रम में एक ही यूनिट है मध्यकालीन भारत का। इसमें 4 बिंदु है, मुख्य रूप से 3 तुर्क आक्रमण, अरब आक्रमण और मुगल आक्रमण। ये जो 3 बिंदु है इसमें तुर्क आक्रमण की जब हम बात करते हैं तो ये पृथ्वीराज तृतीय का प्रतिरोध किया जाता है मोहम्मद गोरी के द्वारा। उसके बाद खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी और हमीद चौहान के मध्य प्रतिरोध होता है। उसके बाद चित्तौड़ में रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। उसके बाद कुंभा जो मेवाड़ के शासक है महाराणा कुंभा, मारवा के शासक महमूद खिलजी के साथ प्रतिरोध होता है। और उसके बाद कुंभा के द्वारा जो स्थापत्य कला का विकास किया है, यानी कुंभा का जो सांस्कृतिक विकास है वो सांस्कृतिक विकास का बड़ा सवाल बनता है जो हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अरब आक्रमण की जब हम बात करते हैं तो हमारा आक्रमण आता है महमूद गजनी का आक्रमण, और महमूद गजनी का प्रतिरोध करते हैं दाइल शैन जो मेवाड़ बंदरगाह को लेकर के उसका प्रतिरोध करते हैं। उसके बाद पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो नागभट्ट जो कन्नौज के शासक है नागभट्ट, वो इनका प्रतिरोध करते हैं। और उसके बाद में बप्पा रावल विशेष करके इनका प्रतिरोध करते हैं और रावल खंडेकर अपना सैन्य स्थापित करते हैं। इनमें से छोटे सवाल आ सकते हैं, इनमें से भी छोटे सवाल, लेकिन कुंभा वाला जो बड़ा सवाल परीक्षा की दृष्टि से है। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं तो महाराणा प्रताप और मराठा प्रतिरोध जो है इसमें बड़ा सवाल बनता है। दुर्गादास का राठौड़ के उत्थान में जो योगदान है, अजीत सिंह के संरक्षण में जो योगदान है वो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो मुगल आक्रमण, मुगल प्रतिरोध, अरब आक्रमण, अरब प्रतिरोध, तुर्क आक्रमण, तुर्क प्रतिरोध, प्रतिरोध के साथ साथ इनके भारतीय शासकों के द्वारा भारत में जो महत्वपूर्ण योगदान है, सांस्कृतिक विकास किया गया है, वो हमारे पाठ्यक्रम में है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो 5वां और 6ठा यूनिट है वो हमारा आधुनिक भारत से संबंधित है। यानी 5वां और 6ठा यूनिट जो हमारे पाठ्यक्रम का है वो आधुनिक भारत का है, और उसमें औपनिवेशिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम भारत दो पोर्शन है। यानी जो 5वां यूनिट है वो है आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की हम बात करते हैं तो इसमें 5वां वो है औपनिवेशिक भारत, औपनिवेशिक भारत। यदि औपनिवेशिक भारत की बात करते हैं तो औपनिवेशिक भारत हमारे यहाँ 10 अंक का है, यानी ये सेशन हमारे 10 अंक का है। और औपनिवेशिक भारत के 2 भाग हैं। पहले में है औपनिवेशिक जातियों का भारत में आगमन, और दूसरा जो है वो है औपनिवेशिक जातियों का प्रतिरोध। जब औपनिवेशिक जातियों के आगमन की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर आता है PVAF, यानी सबसे पहले पुर्तगीज या पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं, फ्रांसीसी। ध्यान देना परीक्षा की दृष्टि से हमारे यहाँ जो प्रतिरोध का जो महत्वपूर्ण बिंदु जो है हमारे पाठ्यक्रम में वो है ब्रिटिश प्रतिरोध, क्योंकि बाकी सब जातियां चली जाती है, अंग्रेज भारत में रहते हैं, अंग्रेजों के द्वारा जो राज्य स्थापित किए जाते हैं उसका प्रतिरोध है। और प्रतिरोध करने वाले कौन है? प्रतिरोध करने वाले यहाँ पे है बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब हमारे पाठ्यक्रम में है। उसके बाद प्रतिरोध करने वाले हैं सिख शासक, सिख शासक जो है वो प्रतिरोध करने वाले हैं। उसके बाद है इनका प्रतिरोध करने वाले मराठा, मराठा जो पेशवा है वो इनका प्रतिरोध करते हैं। और अन्य जो स्थानीय शासक है, अन्य शासक वो इनका प्रतिरोध करते हैं। और उसके बाद इनके प्रतिरोध के विरोध में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के कारण परिणाम हमारे पाठ्यक्रम में है, कारण भी है, परिणाम भी है, क्रांति का स्वरूप भी है, स्वरूप वो हमारे पाठ्यक्रम में इस यूनिट में आता है। औपनिवेशिक भारत में औपनिवेशिक भारत जो है वो 10 अंक का यूनिट है। इसके अंदर 1 नंबर के, 2 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से विशेष तौर पे जो है वो है ब्रिटिश साम्राज्य, और उसके बाद इनका प्रतिरोध में बंगाल के नवाब का विशेष प्रतिरोध,
उसके बाद है मराठों का प्रतिरोध और उसके बाद 1857 की क्रांति। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवा और छठा जो यूनिट है वो आधुनिक भारत का है। छठा हमारा जो पार्ट है आधुनिक भारत का इतिहास हमारे पाठ्यक्रम में ध्यान रहे स्टूडेंट। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा जो लेसन था पहले दूसरा लेसन, उसी प्रकार ये छठा लेसन भी, छठा पार्ट भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी 15 अंक का लेसन है। 15 अंक का परीक्षा की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं इसके कितने भाग हैं। यदि हम आधुनिक भारत के स्वाधीनता संग्राम की बात करें, स्वाधीनता संग्राम की बात करें तो स्वाधीनता संग्राम का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। पहला है सामाजिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन। दूसरा है क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। और तीसरा हमारा क्वेश्चन है वो है राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन। देखिए जब हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं तो हमारे पाठ्यक्रम में 3 सामाजिक आंदोलन जो भारतीय इतिहास को अधिक प्रभावित करने वाले हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में है। और इस सामाजिक आंदोलन में है सबसे पहले है ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय के द्वारा। उसके बाद हमारा जो प्रमुख है वह आर्य समाज एमडीएस के द्वारा, महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज। और उसके बाद है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन। केवल ये 3 संस्थाएं हमारे पाठ्यक्रम में ऐसा नहीं है, बल्कि राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित की शिक्षाएं और जो समाज सुधार के कार्य वो हमारे पाठ्यक्रम में है। महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो सामाजिक सुधार किए गए वो हमारे पाठ्यक्रम में है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन के माध्यम से जो सामाजिक सुधार किए गए वो हमारे पाठ्यक्रम में सामाजिक आंदोलन में। दूसरा बिल्कुल देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन है। क्रांतिकारी आंदोलन में क्रांतिकारी संगठन है जो मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन है, मित्र मेला उसकी भूमिका है। उसके बाद हम बात करते हैं अभिनव भारत, अभिनव भारत जो दामोदर वीर सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया क्रांतिकारी आंदोलन है वो हमारे पाठ्यक्रम में। उसके बाद है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक क्रांतिकारी संगठन है जो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया है वो है। उसके बाद नंबर 4 हमारे यहाँ है नेताजी की भूमिका और आईएनए की भूमिका, इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे हम आजाद हिंद फौज कहते हैं वो, और नेताजी के द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका है वो इस क्रांतिकारी आंदोलन में है। राजनीतिक आंदोलन की बात करते हैं तो राजनीतिक आंदोलन का वर्गीकरण यहाँ कालक्रम के अनुसार किया गया है, यानी 1885 से लेकर 1960 तक का वर्गीकरण है। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण है 1960 से लेकर के 1919 तक का वर्गीकरण है। और तीसरा वर्गीकरण है 1920 से लेकर के 1947 तक का वर्गीकरण है। देखिए हम राजनीतिक आंदोलन की बात करते हैं तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1885 से लेकर के 1960 तक जो हमारा राजनीतिक आंदोलन है उसमें कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के उद्देश्य, कांग्रेस का निर्माण, कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका, कांग्रेस की नीतियां, ये हमारे पाठ्यक्रम में है। और उसके बाद 1960 में कांग्रेस का जो विभाजन हो जाता है वो कांग्रेस का विभाजन वो भी हमारे पाठ्यक्रम में है। उसके बाद हम देखते हैं 1960 से 1919 के मध्य जो क्रांतिकारी आंदोलन, दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन का दौर चला है वो हमारे पाठ्यक्रम में रहा है। और उसके बाद 1920 से 1947 इसको गांधी युग के नाम से जानते हैं, गांधी के द्वारा जो चलाए गए आंदोलन है वो हमारे पाठ्यक्रम में है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा अंतिम जो यूनिट है वो है राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम। तो राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम 10 अंक का है। इसके 2 भाग हैं, एक है राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा है राजस्थान का राजनीतिक विकास। स्वतंत्रता संग्राम की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर पोर्शन आता है जनजातीय आंदोलन, कृषक आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, ये इसके पोर्शन में। राजनीतिक आंदोलन की बात
करते हैं तो इसमें संपूर्ण एकीकरण हमारे पाठ्यक्रम में है। इस तरह से हमारा ये 7वां अंतिम राजस्थान से संबंधित यूनिट है। इस प्रकार हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें कुल जो 7 यूनिट दिए गए हैं उनका वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। धन्यवाद।